अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक एंजाइम डेफिशिएंसी देखनी है, G6PD डेफिशिएंसी। तो शुरुआत करते हैं आउटलाइन से। आउटलाइन में वही सारा कुछ, इंट्रोडक्शन, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, साइंस, सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस और फिर आखिर में ट्रीटमेंट। इंट्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक जेनेटिक डिसीज़ है, एक्स लिंक्ड है। ठीक है, एक्स लिंक्ड है तो ऑब्वियसली फिर मेल्स में ज़्यादा होगी। ठीक है, और फीमेल्स कैरी करेंगी। ठीक है, ज़्यादातर एक्स लिंक्ड हेमोलिटिक एंजाइमोपैथी। एक और हेमोलिटिक डिसऑर्डर पर मैं वीडियो बना चुका हूँ जो कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है। वो भी एक हेमोलिटिक डिसऑर्डर था, ये भी एक हेमोलिटिक डिसऑर्डर है, लेकिन ये एंजाइम की वजह से हीमोलिसिस होता है इसके अंदर ना होने की वजह से, एंजाइम के ना होने की वजह से। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में मिसमैच्ड ब्लड टाइप्स की वजह से हीमोलिसिस होता है। तो ये क्या है, एक एक्स लिंक्ड हेमोलिटिक एंजाइमोपैथी है। जहाँ पर भी लफ्ज़ पैथी आएगा इसका मतलब हम डिजीज़ की बात कर रहे हैं। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज़, ऑल्टर्ड हिस्टोलॉजी, सारा कुछ एक इसमें आता है, पैथी के अंदर आता है। तो एंजाइमोपैथी का क्या मतलब है? एंजाइम की कमी या उसका मेल फंक्शन। इसी तरह हमने एक सिलियोपैथी भी पढ़ी है और एक चैनलोपैथी भी पढ़ी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, और उस पर भी हमारी एक वीडियो है। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, जिसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड रेडिकल वगैरह और हाइड्रोक्साइड जो होता है आयन, ये सारी चीज़ें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं। ये हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। बाज़ औक़ात इन्फेक्शन के अंदर बनते हैं, एब्नॉर्मल प्रोसेसेस के अंदर बनते हैं, बाज़ औक़ात बाहर से आ सकते हैं। तो इनकी डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन ये डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती G6PD डेफिशिएंसी के अंदर। G6PD का काम बजाते खुद कुछ और है, ये इनकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करता। लेकिन G6PD डेफिशिएंसी के अंदर G6PD ने जिस रिएक्शन को कैटलाइज करना होता है, उसका जो प्रोडक्ट है वो चीज़ फिर आगे जो है उसने करना होता है, डिटॉक्सिफाई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को। आगे हम जाकर देखेंगे सारा कुछ इसके बारे में। मेल पॉपुलेशन में आपको बता चुका हूँ, ऑब्वियसली एक्स लिंक्ड है तो मेल पॉपुलेशन में ज़्यादा होगी। अफ्रीकन जो लोग हैं, ठीक है, अफ्रीकन डिसेंट के, इनके अंदर बेतहाशा पाई जाती है। मिडल ईस्टर्न और साउथ ईस्ट एशियन, मिडल ईस्टर्न से मुराद आपका सारा सऊदी अरेबिया की जो पट्टी है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारी आ जाती हैं। ये चीज़ें इनमें ज़्यादा कॉमन है। एक चीज़ याद रखें कि G6PD डेफिशिएंसी जो है, अफेक्टेड इंडिविजुअल जिसको G6PD की डेफिशिएंसी हो, उसके तमाम सेल्स के अंदर, क्योंकि ये एक ग्लोबल कह लें, ये जो एंजाइम है ये हर जगह पाया जाता है, हर एक सेल में होता है ऑलमोस्ट। तो बाकी सेल्स के अंदर इतना ज़्यादा सवियर उसके इफेक्ट्स नहीं होते G6PD डेफिशिएंसी के, लेकिन एरिथ्रोसाइट्स के अंदर, आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में इसका बहुत ज़्यादा सवियर इफेक्ट होता है हेमोलिसिस का। उसकी वजह यह है कि आपके एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं है और वहाँ पर NADPH2 रेड्यूस्ड निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट की जनरेशन का कोई और मैकेनिज्म नहीं है। वहाँ पर सिर्फ क्या है, HMP है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट
पाथवे, यहाँ पर जिसे हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं, पीपीपी। तो ये चीज़ें सिर्फ कहाँ पर हो रही हैं, और वही दी गई एरिथ्रोसाइट के अंदर, और वही जब ब्लॉक हो जाएंगी क्योंकि उनका एक मेजर एंजाइम ब्लॉक हो चुका है, G6PD, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा साइकिल ब्लॉक हो जाएगा। बहरहाल ये डिटेल्स भी आगे जाकर हम देखेंगे कि फिजियोलॉजिकली क्या होता है और पैथोलॉजिकली क्या होता है। 3 क्लासेस हैं म्यूटेशंस की, वैसे तो 5 हैं, लेकिन हम उनको डिजीज़ के अंदर काउंट नहीं करेंगे। क्लास 1 म्यूटेशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, और ये क्रॉनिक नॉन स्फेरोसिटिक एनीमिया के साथ प्रेजेंट करती हैं। क्लास 2 म्यूटेशंस जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे सिवियरिटी कम होती जाएगी। क्लास 2 म्यूटेशंस भी ख़तरनाक होती हैं, लेकिन ये उससे कम सीवियर होती हैं क्लास 1 से। और इसके अंदर जो G6PD की आप कह लें फिनोटाइप मौजूद है, वो G6PD मेडिटरेनियन है। क्लास 3 म्यूटेशंस जो हैं वो एक मॉडरेट फॉर्म डिजीज़ की बनाती हैं। इसके अंदर G6PD A- या नेगेटिव जो मर्जी आप कह लें, A- कह लें, वो पाया जाता है। क्लास 4 जो है उसके अंदर नॉर्मल एफिशिएंसी होती है एंजाइम की, और क्लास 5 के अंदर फिर ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। खैर वो हम पैथोलॉजी के अंदर नहीं लेकर आएंगे। एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर इस बीमारी से किसी को मर्दों को ऑब्वियसली परेशानी होती है, या जो भी आप कह लें कि एक बीमारी है, तो कुदरत ने एक दूसरा निज़ाम निकाला है कि जो फीमेल कैरियर्स हैं, यानी कि जिनके अंदर एक अलील म्यूटेटेड है, वो मलेरिया से, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के अटैक से बच जाती हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था G6PD डेफिशिएंसी का। इटियोलॉजी ऑब्वियसली क्योंकि एक जेनेटिक बीमारी है तो म्यूटेशन ही होगी, तो जो जीन्स बनाती हैं G6PD उनके अंदर 400 डिफरेंट किस्म की म्यूटेशंस हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस चंद एक म्यूटेशंस बनाती हैं। ज़्यादातर जो म्यूटेशंस हैं वो क्या है, मिससेंस म्यूटेशंस हैं। अगर तो आपने जेनेटिक्स पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि मिससेंस क्या है, नॉनसेंस क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो खैर ये एटियोलॉजी ऑब्वियसली एक छोटा सा ही टॉपिक है इसका चैप्टर। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि G6PD फिजियोलॉजिकली क्या काम करता है, ठीक है। अगर तो आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, HMP पास में पढ़ा, तो शायद आपको पता हो कि G6PD इज वन ऑफ द एंजाइम्स, बल्कि इट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ HMP शंट, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये रिडक्शन करता है, ठीक है ना, सॉरी ऑक्सीडेशन करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में, ठीक है। हमें इस चीज से गर्ज नहीं है ये 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन क्या है, हमें बस एक प्रोसेस से गर्ज है, ठीक है। और इन द मीनवाइल NADP जो है इट गेट्स पॉजिटिव, इट गेट्स रिसाइकल्ड इनटू NADPH2, ऑलराइट। So as soon as G6B is converted into 6-phosphogluconolactone, the oxidative power is provided by NADP positive, and it itself gets converted into NADPH2. Now what happens next is that glutathione reductase, this GR stands for glutathione reductase, it is not an official abbreviation, but for the sake of convenience I've written GR instead of glutathione reductase. अच्छा, होता क्या है कि ये इस NADPH2 को पकड़ के GSSG
ये GSSG ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन है। ये जो NADPH2 की रिड्यूसिंग पावर है ये ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन को रेड्यूस्ड ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट कर देती है। इसे हम डिनोट करते हैं GSH से। GSSG फॉर ऑक्सीडाइज्ड एंड GSH फॉर रेड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। ये जो GP है, दिस इज ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज और कैटालेज, दे ऑल मीन द सेम थिंग। ठीक है, इसने क्या करना है, इसने इस GSH रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन को पकड़ना है और इसने H2O2 की H2O2 की ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन करवा देनी है। H2O में कन्वर्ट करवा देगा। अगर तो आपको मालूम है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के बारे में, तो H2O2 is one of them and it is a very toxic compound। ये एक बहुत ज़्यादा एक्टिव ऑक्सीडेटिव एजेंट है जिसकी फौरन से पहले डिटॉक्सिफिकेशन हमने करवानी होती है। और ये काम कौन करता है? ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, जो कि H2O2 या फिर कैटलेज, जो कि H2O2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है। एंड दिस इज ऑल हैपनिंग इनसाइड योर सेल मेम्ब्रेन। सॉरी फॉर दैट, मैंने पहले नहीं लिखा। ये जो येलो चीज है, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन एंड ऑल ऑफ दिस इज योर साइटोसोल और साइटोप्लाज्म, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। अच्छा, this happens physiologically। G6PD converts glucose 6-phosphate into 6-phosphogluconolactone, which is again a reaction of your HMP shunt, and we're not discussing that, we are discussing only the process। All right, so in the meantime NADP positive gets converted into NADPH2 because NADP positive was an oxidizing agent. It was used to convert G6P into G6PL, 6-phosphogluconolactone, and that reduced NADPH2 is used to reduce oxidized glutathione GSSG into reduced glutathione GSH. Now this reduced glutathione will eventually lead to the reduction of H2O2 to water। all right, see, we have a very harmless compound now, H2O, instead of this very very toxic compound। all right, this is not good for health, this is not good overall, and this would eventually lead to your hemolysis। and this H2O2 is not generated in these steps। all right, it is not generated in these steps, it is present because of some infection, like कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, H2O2 कहीं से भी आ सकता है, ये चीज आपकी बाहर से आएगी, आपकी बॉडी में वैसे प्रोड्यूस होती रहती है। अच्छा, ये तो था फिजियोलॉजिकली। ठीक है, अब हमने देखना है कि पैथोलॉजिकली क्या क्या होता है। मुझे दोबारा से लिखने दें, H2O2 gets converted into H2O। अच्छा, अब ये होता है कि G6PD डेफिशिएंसी है, तो वी हैव very defective G6PD। all right, since we have a defective G6PD, this conversion of G6P into G6PL will be inhibited। ठीक है, जब ये इनहिबिट होगा तो NADP पॉजिटिव की NADPH2 के अंदर भी कन्वर्जन नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों साइमल्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। जब ये होगा तो GR ने इस्तेमाल करना था, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज ने रिड्यूस्ड NADPH को इस्तेमाल करना था, जो कि बना ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये भी इनहिबिट हो जाएगा। जब ये इनहिबिट होगा तो इसने कन्वर्ट करना था GSSG को GSH में, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, जब ये नहीं होगा तो ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज ने GSH को इस्तेमाल करते हुए H2O2 की क्या करवानी थी, रिडक्शन। GSH नहीं बना तो
ना H2O2 की हुई रिडक्शन, ना GSH को हमने दोबारा ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट किया। तो इस H2O2 के जो लेवल्स हैं वो इनॉर्मसली इंक्रीज कर जाते हैं। जब ऐसा होता है तो क्या होता है? हेमोलिसिस। ये एक ऑक्सीडेटिव कंपाउंड है H2O2, और ये आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जो लिपिड्स हैं, वो छोटे छोटे जो इस तरह आप लोग बनाते थे, इस तरह करके इनकी क्या करता है, पर ऑक्सीडेशन कर देता है। और मेजॉरिटी तो फॉस्फोलिपिड्स की होती है ना, तो जब इनकी पर ऑक्सीडेशन होती है तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो यहाँ से ब्रेक कर जाती है इस तरह। ठीक है, जब ब्रेक कर जाती है तो वो एक डिस्टॉर्टेड शेप हो जाती है आपके एरिथ्रोसाइट की, और जब वो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में से गुजरती है तो वहां पर उसका हेमोलिसिस हो जाता है। ये तो था एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस। इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस भी हो सकता है कि जब ये जो H2O2 है लिपिड्स की तो पर ऑक्सीडेशन करेगा ही, साथ में DNA और प्रोटीन्स की भी उसने पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर दी, तो काम मजीद खराब हो जाता है। तो फिर इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है और वो क्लिनिकल पिक्चर के अंदर भी आती है, वो है हीन्स बॉडीज और बिटन सेल्स। आपका ये सपोज दिस इज योर रेड ब्लड सेल, ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल रेड ब्लड सेल। जो पैथोलॉजी है उसके अंदर क्या होता है कि दिस इज योर पैथोलॉजिक रेड ब्लड सेल। अब इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, उसके सल्फाइडल ग्रुप्स उसके साथ लगे होते हैं। अगर उनकी ऑक्सीडेशन होगी तो वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, डीनेचर कर जाएगा, जिसकी वजह से वो आपके आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर लग सकता है। ठीक है, अब ये इनसॉल्युबल मैसेज हैं जो कि अटैच हो रहे हैं किसके साथ? आपकी आरबीसी की मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, इस पिक्चर को, ये जो आप देख रहे हैं, इस पिक्चर को हम हीन्स बॉडी अपीयरेंस कहते हैं। हीन्स बॉडी अपीयरेंस कहते हैं। ऑलराइट, तो ये इनसॉल्युबल मैसेज, डार्कली स्टेन्ड इनसॉल्युबल मैसेज जब अटैच हो जाते हैं आपके आरबीसी मेम्ब्रेन के साथ, तो इसे हम कहते हैं हीन्स बॉडी अपीयरेंस। और ये कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑक्सीडेटिव डैमेज की। ये चीज याद रखें, हेमोलिसिस ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से भी हो सकता है और बहुत से और फैक्टर्स की वजह से है। ये हीन्स बॉडी स्पेसिफिक है आपके ऑक्सीडेटिव डैमेज के लिए। ठीक है, फिर जब ये चीज रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में से गुजरती है तो ये फिर इस तरह करके इस तरह का एक अजीब व गरीब किस्म का एक डिस्टॉर्टेड सा सेल मेम्ब्रेन वाला सेल वो बन जाता है। तो इसे हम कहते हैं बाइट सेल या बिटन सेल। मैं प्रेफर करता हूँ बिटन सेल कहूँ। और बिटन सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे लग रहा है किसी ने खाया, और ये जहाँ जहाँ पर ये इनसॉल्युबल मैसेज होते हैं वहीं से ये खाया जाता है, टूट जाता है, रप्चर कर जाता है। तो ये चीज आपने सारी सीखनी है और सीखी है फिजियोलॉजी में और पैथोलॉजी ऑफ G6PD में। अब हम पैथोजेनेसिस देखेंगे। पैथोजेनेसिस अब कर लेते हैं। डायग्राम हमने देख ली, फिजियोलॉजिकली जो कुछ होता है वो भी देख लिया, पैथोलॉजिकली जो कुछ होता है वो भी हमने देख लिया। म्यूटेशंस इन जीन कोडिंग फॉर G6PD डेफिशिएंसी होगा। ठीक है, G6PD इनहिबिट हो जाएगा, काम नहीं करेगा ऑब्वियसली क्योंकि म्यूटेटेड है। इसकी वजह से क्या होगा कि NADP पॉजिटिव की, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट की रिडक्शन इनहिबिट हो जाएगी। G6PD का क्या काम था कि एक तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 6
ग्लूकोनोलेक्टोन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है और साथ साथ NADP पॉजिटिव को NADPH2 के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन चूंकि अब वो खुद इनहिबिट है तो रिडक्शन भी इनहिबिट हो जाएगी। फिर ग्लूटाथायोन रिडक्टेज उसकी वजह से इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन है उसकी रिडक्शन नहीं हो पाएगी। जब उसकी रिडक्शन नहीं हो पाएगी तो ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने देखा ये सारा एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसके अंदर अगर आप को शायद याद हो कि एक लाइन लिखी हुई थी हमारी बायो की बुक में मैट्रिक के अंदर कि हैंड इन हैंड जो हैं वो सबस्ट्रेट्स जो हैं वो एक एंजाइम की प्रोडक्ट बनते हैं, उससे अगले की प्रोडक्ट बनते हैं, उससे अगले की प्रोडक्ट बनते हैं, इसी तरह जो उनके पिछले वाले होते हैं वो सबस्ट्रेट्स बनते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें गो हैंड इन हैंड। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन इनहिबिट होगी, GSSG ये ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन है, ठीक है। ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज इनहिबिट होगा इस स्टेप की वजह से। तो जब ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज इनहिबिट होगा तो जो हार्मफुल H2O2 है जिसने H2O के अंदर कन्वर्ट होना था वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो वो H2O2 की फॉर्म में रहेगा। और आपको पता है H2O2 एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक कंपाउंड है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के अंदर आता है। इससे क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं एरिथ्रोसाइट के उनकी पेरोक्सीडेशन हो जाएगी। जब उनकी पेरोक्सीडेशन होगी तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज नहीं रह पाएगा और उनके एरिथ्रोसाइट की जो लिपिड्स हैं जो मेम्ब्रेन बना रहे हैं उनकी क्या ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। जब उनका ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा तो मेम्ब्रेन भी टूटेगी। मेम्ब्रेन टूटेगी तो जो H2O2 है वो आसानी से फिर आपके साइटोप्लाज्म में आ गई। साइटोप्लाज्म में आ गई तो प्रोटीन्स भी डैमेज होंगे, एंजाइम्स अंदर हैं वो भी डैमेज होंगे, आपका DNA भी न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है वो भी डैमेज हो जाएगा। तो ये इस तरह फिर सेल जो है वो पूरा पूरा तबाह हो जाएगा। तो इसकी वजह से इंट्रावास्कुलर नेक्रोसिस होगा। और अगर एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन ख़राब हो गई है तो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के अंदर से जब गुजरेगी तो एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस होगा, ठीक है। सॉरी मैंने नेक्रोसिस पहले बोल दिया था, वहाँ पर हेमोलिसिस कर लें। इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होगा। और अब जब रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में जाएगी तो एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस होगा। तो ये एक पैथोजेनेसिस था G6PD डेफिशिएंसी का। साइन सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस देख लें। ये ज़्यादातर वही आप देखेंगे इसमें साइन सिम्टम्स जो एक अनीमिक पेशेंट के होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक हेमोलाइटिक डिसऑर्डर है, मिलते जुलते होंगे, ठीक है ना। ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अनलेस एंड अनटिल उनको कोई आप ऐसा फैक्टर ना खिला दें, ऐसा कोई उनको फैक्टर ना प्रोवाइड कर दें जो फिर आगे हेमोलिसिस कॉज करे। अच्छा, पुराने ज़माने में लोग फलाफल बहुत खाते थे, तो वो फेवाबीन्स, ठीक है ना, उसके अंदर एक कंपाउंड होता था डिवाइसिन। इसकी वजह से एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं फेविज्म। डिवाइसिन फेवाबीन्स के इंजेक्शन के 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाता था और बंदे का जो है ना वो बिल्कुल एक जॉन्डिस्ड अपीयरेंस होती थी उसकी, साथ में किडनी फेलियर। तो हेमोलिटिक अनीमिया जो है वो आप कह लें कि एक कॉम्प्लिकेशन है G6PD की। वैसे तो एसिम्प्टोमेटिक होता है G6PD डेफिशिएंसी, लेकिन अगर बिगड़ जाए तो हेमोलिटिक अनीमिया हो सकता है। हेमोलिटिक अनीमिया किस किस वजह से हो सकता है, यही मैंने आपको बताया, इंजेक्शन ऑफ फेलाफेल से, जिसके अंदर फेवाबीन्स, और फिर फेवाबीन्स में क्या है, डिवाइसिन है। डिवाइसिन की वजह से क्या है, फेविज्म कॉज होती है। फेविज्म भी एक हेमोलिटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। उसकी वजह से फिर जॉन्डिस और किडनी फेलियर की तरफ बंदा चला जाता है। फिर कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो सकता है। मसलन एंटी मलेरियल
क्विनोलिन्स हैं, ठीक है ना, प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन, ठीक है ना, फिर कुछ सल्फोनामाइड्स हैं, ठीक है, सल्फामेथोक्साजोल, पहले भी हम एक उसमें पढ़ चुके हैं। फिर एंटीपायरेटिक्स हैं, एसिटानिलिड, ठीक है ना, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक्स, नाइट्रोफुरेंटोइन, ये सारी की सारी जो है ना, ये हिमोलिसिस कॉज करती हैं उन पेशेंट्स में जिनको G6PD डेफिशिएंसी हो, ठीक है। इन्फेक्शन, आपको पता है कि जब इन्फेक्शन होता है तो बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, जिसके नतीजे में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं। तो वही वाला मामला होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ डिफ्यूज़ कर जाती हैं एरिथ्रोसाइटिक मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन भी डैमेज हो गई, ऑक्सीडेटिव डैमेज हो गया, हीमोलिटिक अनीमिया हो गया। फिर बाज़ औक़ात आपने देखा होगा हम लोग मॉथ बॉल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मॉथ बॉल्स में नेफ्थलीन होती है, नेफ्थलीन भी जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हीमोलिटिक अनीमिया कॉज कर सकता है उन पेशेंट्स में जिनको G6PD डेफिशिएंसी हो। अब हीमोलिटिक अनीमिया से ऑनवर्ड्स क्या क्या हो सकता है? सेल्फ लिमिटेड acute इंट्रावास्कुलर हेमोलिटिक अनीमिया, हाइपर हीमोग्लोबिनीमिया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि रेड सेल्स टूटेंगे तो अंदर जो आप कह लें कि हीमोग्लोबिन है वो अलहदा हो जाएगा, वो भी टूटेगा, उसकी वजह से बिलीरुबिन इंक्रीज करेगा, हाइपर बिलीरुबिनीमिया अनकॉन्जुगेटेड ऑब्वियसली। तो ये सारी की सारी किसकी अलामत है? जॉन्डिस की। फिर जॉन्डिस भी हो जाएगा। और आपको अगर याद हो तो ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो हमने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में पढ़ी थी, क्योंकि वो भी एक हीमोलिटिक डिसऑर्डर था, एक अनीमिक डिसऑर्डर था। अच्छा, अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हर एक चीज़ की ऑक्सीडेशन करती हैं, जो नज़र आता हर एक को पकड़ के वो चुन चुन के, जैसे कहते हैं ना, कोई आदमी नहीं छोड़ा, ठीक है ना, चुन चुन के उन्होंने ऑक्सीडेशन करनी है। हीमोग्लोबिन के ऊपर अगर आपको उसका स्ट्रक्चर याद हो, सल्फाइड्रल ग्रुप्स होते हैं, उनकी जब ऑक्सीडेशन होगी ना तो हीमोग्लोबिन आपका डीनेचर हो जाएगा। जब हीमोग्लोबिन डीनेचर हो जाएगा तो ये इनसॉल्युबल मैसेज की तरह अटैच हो जाएगा आरबीसी मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो हम ऐसे आरबीसी को हम कहते हैं हीन्स बॉडी। हीन्स बॉडी एक ऐसा आरबीसी है कि जिसका हीमोग्लोबिन उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हो, और वो क्यों लगते हैं? जब वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं। आपको याद होगा कि जब हम एग क्या है, एग एक एल्ब्यूमिन है, ठीक है ना, प्रोटीन है। तो जब हम उसको डीनेचर करते हैं तो वो सख्त हो जाता है, ठीक है। हीट देकर हम जब उसे डीनेचर करते हैं सख्त हो जाता है। इसी तरह हीमोग्लोबिन की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे उसके सल्फाइड्रल ग्रुप्स की, वो डीनेचर होगा। जब वो डीनेचर होगा तो वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट की शक्ल में आ जाएगा। ये जब होता है तो वो अटैच हो जाता है किसके साथ? आरबीसी मेम्ब्रेन के साथ। इस अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं? हीन्स बॉडी। ये वाले सेल्स जब जाएंगे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर तो क्या होगा? इनकलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ से इनको तोड़ा जाएगा वहाँ से ये कट जाएंगे, ठीक है। अब इस अपीयरेंस को हम बाइट सेल्स या बिटन सेल्स की अपीयरेंस बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें बड़े करेक्टरिस्टिक हैं G6PD डेफिशिएंसी के, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन के अंदर होता है, ठीक है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पर ये चीज़ें होंगी, हीन्स बॉडीज़ और फिर बिटन सेल अपीयरेंस और फिर इवेंचुअली एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस ये एक नियोनेटल बीमारी है, ठीक है।
बच्चों की। नेक्रोटाइजिंग से ऑब्वियसली क्या हो रहा था कि किसी चीज़ का नेक्रोसिस हो रहा है। एंटेरोकोलाइटिस एंट्रॉन की बीमारी और आपकी कोलॉन की बीमारी है। और आइटिस से मुराद इन्फ्लेमेशन ऑफ योर एंट्रॉन एंड योर कोलन। तो ये नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस इसकी कॉम्प्लिकेशन है। फिर G6PD डेफिशिएंसी में LDH के लेवल्स कम हो जाते हैं। हाइपोहेप्टोग्लोबिनीमिया ये भी हो जाता है। हेप्टोग्लोबिन, ठीक है ना, ये आपके हीमोग्लोबिन को इसने उसके साथ ये बाउंड होता है। फिर डार्क यूरिन बड़ी करेक्टरिस्टिक है जॉन्डिस की। इसकी वजह से जॉन्डिस के अंदर हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी होती है, ठीक है ना। वो आप कह लें जो एक ऑगमेंटेटिव कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है अच्छे आरबीसी प्रोड्यूस करने का। जब टोटल बॉडी आरबीसी काउंट नीचे जा रहा हो तो तब होती है हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। फटीग, पैलर, टैकीकार्डिया एंड डिस्निया ये जनरल सिम्टम्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एक बीमारी में आपको मिलेंगे। फटीग और डिस्निया, ठीक है। तो ये सारे के सारे साइन सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ G6PD डेफिशिएंसी। डायग्नोसिस हम इसका किस तरह करते हैं? बड़े मेथड्स हैं। हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक क्वांटिटेटिव एंजाइम ऐसे करते हैं जिससे हम सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ G6PD आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर तो कम है रेफरेंस रेंज से तो ऑब्वियसली हमें खदशा हो सकता है कि G6PD डेफिशिएंसी इस बंदे को। और ये बड़ी कॉमन बीमारी है, ये कोई बहुत रेयर बीमारी नहीं है, बहुत कॉमन है, ठीक है। अगर हमने म्यूटेशंस देखनी है तो PCR करवाएंगे, ठीक है, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा। फिर एक ब्यूटलर्स टेस्ट होता है जिसे हम फ्लोरेसेंस स्पॉट टेस्टिंग भी कहते हैं। इससे NADPH2 की जनरेशन उसको हम मेजर कर लेते हैं एरिथ्रोसाइट्स में। अगर तो जनरेशन कम हो रही है इसका क्या मतलब है G6PD डेफिशिएंट है या वो सही काम नहीं कर रहा। तो फिर क्या होगा, हमें सस्पेक्ट हो जाएगा, हम सस्पेक्ट कर लेंगे कि G6PD डेफिशिएंसी है। फिर CBC बाज़ औक़ात इंसिडेंटल फाइंडिंग पर अगर मिल जाए, ठीक है, वैसे तो बंदे को देखकर ही पता लग जाए तो जिस जॉन्डिस हो और जो अनीमिक हो, ठीक है ना। फिर LFTs करवाएंगे हेप्टोग्लोबिन वगैरह या इस तरह मेटहीमोग्लोबिन के। तो इन सब से एक आपको पिक्चर सिनेरियो मिल जाएगा कि इस बंदे को अनीमिया है। फिर जब आप देखेंगे कि इस बंदे को अनीमिया तो किस वजह से, तो आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर करवाएंगे। एंजाइम ऐसे वगैरह या सारा रूल आउट करने के लिए भी दूसरे टेस्ट करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ होगा डायग्नोसिस के अंदर। ट्रीटमेंट इसका अच्छा है, सही है मतलब। तो वैक्सीनेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया, कॉजेज़ के अंदर मतलब एग्रवेट किस तरह हो सकती है सिचुएशन अगर इन्फेक्शन हो जाए। तो अपने इन्फेक्शन से बचना है तो उसके लिए वैक्सीनेशन करवाएंगे, ठीक है ना। हेपेटाइटिस वायरस, टाइफाइड, निमोनिया वगैरह इन सब चीज़ों की ये सारा कुछ हम इनसे बचने के लिए, ताकि इन्फेक्शन ना हो और इन्फेक्शन इंड्यूस्ड हीमोलिसिस से बंदा बच सके। फिर अगर ऑब्वियसली अनीमिया का एक डिसऑर्डर है, तो अगर बेतहाशा ब्लड लॉस हुआ है तो ब्लड लॉस को ऑगमेंट करने के लिए हम फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं और होती है, ठीक है ना। एक्यूट हेमोलिसिस के अंदर स्प्लीनेक्टमी हम करेंगे ताकि जो एक रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम का हिस्सा है उसकी कम करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी, हेमोलिसिस की एफिशिएंसी कम करने के लिए हम स्प्लीनेक्टमी कर सकते हैं और अल्टीमेटली फिर जॉन्डिस के सिम्टम्स वो कम हो सकते हैं। फिर इंक्रीज्ड हेमेटोपोइसिस के लिए हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देंगे ताकि आरबीसीज नए बनते जाएं और G6PD डेफिशिएंसी फिर वो उतनी ज़्यादा सीवियर नहीं रहती
नए आरबीसीज में जितनी वो पुराने आरबीसीज में होती है। डायलिसिस अगर तो रीनल फेलियर हुआ है तो उसके लिए। फिर वो जो ड्रग्स मैंने आपको बताए थे, क्विनोलिन्स, ठीक है ना, नाइट्रोफेरेंटोइन वगैरह वगैरह, एसिटानिलिड, वो सारे के सारे बंद करेंगे हम, ताकि जो ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं G6PD डेफिशिएंसी में वो हम ख़त्म कर लें। हेल्दी लाइफस्टाइल ऑब्वियसली, ताकि इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज़ हो, हीलिंग और आपकी ओवरऑल बॉडी फिटनेस इंक्रीज़ हो। इन्फेक्शन से जितना बचा जा सके उतना बेहतर है। तो ये सब के सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं G6PD डेफिशिएंसी के अंदर। आई होप कि आपको G6PD डेफिशिएंसी के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर, कमेंट्स होते इसीलिए हैं कि कुछ फीडबैक मिले। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।